पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम इंद्रेश शर्मा है और मैं आईडीआर से जुड़ा हूं। आईडीआर आईडीआर बेसिकली इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू एक सामुदायिक विकास के लिए काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम अलग अलग संस्थाओं के और उनके कार्यकर्ताओं की जो लर्निंग है, यानी कि उनकी जो सीख है, उनकी जो चैलेंजेस हैं और उनके जो अनुभव है, उनको हम आईडीआर पर जगह देते हैं ताकि एक संस्थाएं बाकी संस्थाओं से एक दूसरे से सीख पाएं। चौपाल एट आईडीआर हिंदी का ये चौथा सीजन है। आपने इससे पहले भी हम लोगों को काफी प्यार दिया है, इसका आप बहुत शुक्रिया। आईडीआर के इस सीजन में हम बेसिक इससे पहले हमने अलग अलग विषयों के ऊपर बात किया है, जैसे संस्थाओं में एचआर पॉलिसीज के बारे में, फंड रेजिंग के बारे में और डिजिटल अलग अलग सोशल मीडिया को कैसे बढ़ाए उसके बारे में भी हमने बात की है। इस चौथे सीजन में हम बात करने वाले हैं कि इम्पैक्ट और उससे जुड़े जो अलग अलग जो भी पहलू हैं, बेसिकली इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्यों जरूरी है और संस्थाएं कहाँ चूक जाती हैं जब उनको किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और वो कैसे उनका समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो आज हमारा इसका सीजन का पहला एपिसोड है, जिसमें हम बेसिकली इम्पैक्ट के बारे में हम एक बेसिक बात करेंगे और ऐसे ही हम हर बुधवार को आपके साथ जुड़ेंगे जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट रहेंगे। तो आज के इस लाइव का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि ये है, बेसिकली हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट असल में क्या है। इम्पैक्ट के बारे में इतनी बड़ी बात होती है और इम्पैक्ट अपने आप में ही काफी बड़ा शब्द है। तो ये इम्पैक्ट असल में क्या है, उसकी बेसिक चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना पिल्लई जी हैं। अर्चना जी एक पूर्व शिक्षाविद हैं और विकास सेक्टर में विशेषज्ञ हैं, जो सामाजिक संस्थाओं में मापनीयता यानी मेजरेबिलिटी, जवाबदेही और इम्पैक्ट असेसमेंट को मजबूत करने पर काम करती हैं। और वे रणनीतिक सोच, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन जैसी प्रक्रियाओं और टीम निर्माण के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं और संगठनों को वो गाइड करने का काम करती हैं। अर्चना जी इसके अलावा आईआईएम बेंगलोर में मेंटर इन रेजिडेंस के रूप में सामाजिक उद्यम के साथ काम करती हैं और इसके अलावा वे 86 बी रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी की संस्थापक एवं निदेशक भी हैं, जो संस्थाओं को इम्पैक्ट और असेस करने का काम करती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अर्चना जी का पूरा व्यक्तित्व इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर उनका बहुत लंबा अनुभव है, जिसके बारे में हम उनसे आज जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इम्पैक्ट असल में क्या है। सबसे पहले अर्चना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इंद्रेश, धन्यवाद। थैंक यू फॉर दैट वेरी लवली इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा लगा आपने फिर से सबको बताया। हाँ, थैंक यू। एंड आई थिंक ये बहुत ही ऐप्ट टॉपिक है, हम जो जिस बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं के साथ हम जब काम करते हैं, स्पेशली जमीन से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, वो ये शब्द को सुन के काफी बार डर जाते हैं कि भाई अभी ये असेसमेंट कराना है तो क्या है, कौन है, किससे करवाएं। तो मुझे लगता है आपने जो इस महीने के लिए चुना है थीम बहुत बढ़िया है, बहुत एप्ट है। एंड ये जो मौका मिलेगा हमें बात करने का, कोशिश करेंगे हम आप और मैं मिलके इसमें थोड़ा सा हम लोगों को मदद कर पाए जो सुन रहे हैं। थैंक यू। अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विकास सेक्टर की भाषा में, अगर सरल भाषा में, अगर आप हमारे जो हमसे जुड़े लोग हैं उनको अगर आप समझा सकें कि ये इम्पैक्ट का मतलब ही क्या है, और मतलब आप पहले ये बताएं कि इम्पैक्ट का मतलब क्या है सरल भाषा में, और ये बताएं कि क्या हर बदलाव का मतलब क्या सिर्फ इम्पैक्ट होता है, अगर उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी जी। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सेक्टर में बात करने के लिए, बिकॉज इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हम ये बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं सेक्टर में। एंड बार बार लगातार इसका उपयोग होता है एंड लोगों को बताया भी जाता है, चलिए आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए इम्पैक्ट पे। तो इम्पैक्ट क्या है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है काफी साल। तो जब मैं देखती हूँ इम्पैक्ट का जो मीनिंग है, मेरे लिए इकोनॉमिक एंगल से सबसे पहले इजी है समझाना। जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको तनख्वाह मिलती है, आपकी जो सैलरी होती है, तो वो जो है
दैट इज योर मॉनेटरी वेरिएबल, उसको हम इम्पैक्ट नहीं बोलते, वो आपको कुछ मिला है उससे। तो आपके आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके काम काज में, आपके रहन सहन में जो बदलाव आता है उसे इम्पैक्ट कहते हैं। सो जो आपको मिलता है वो इम्पैक्ट नहीं है, जिस जो काम करने से जो बदलाव आता है वो इम्पैक्ट है। तो अगर सामाजिक क्षेत्र में हम देखें, जो संस्थाएं काम करती हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट, या फिर लाइवलीहुड, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, तो उस माध्यम में अगर इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जो संस्थाएं काम करती हैं वो काम क्यों कर रही हैं। वो काम करती हैं सशक्तिकरण के लिए, लेकिन सशक्तिकरण का मेजरमेंट या माप कैसे किया जाए, किस मापदंड पे हम उसको मेजर करें। अभी डिफरेंट भिन्न भिन्न महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब ही अलग होता है। सो हम जो कोशिश करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, जो जो काम लोग कर रहे हैं, उस वजह से जो चेंज आता है लोगों की जिंदगी में, जो बदलाव आता है उनकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, प्लस उनके डिसीजंस में, एसेट्स को लेके या फिर फ्यूचर को लेके, उस चीज को हम इम्पैक्ट मानते हैं। तो आप मेजर क्या करते हो इम्पैक्ट, जब आप बोल रहे हो, जब आप जैसे आप क्षेत्र में काम कर रहे हो, पोषण कुपोषण पे काम कर रहे हो, तो मेल न्यूट्रिशन है, उसका तो बदलाव इजी है देखना, क्योंकि उसके मेट्रिक्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, आप कर लो। बट वो उसका उसका इम्पैक्ट नहीं है, वो उसका फर्स्ट लेवल चेंज है। चेंज क्या है, जब कोई माँ एक बच्चे को, अगर वो कुपोषण से पीड़ित है, उससे उभर के आता है और चेंज होता है, तो इम्पैक्ट इज दैट, इम्पैक्ट उस चीज को मानते हैं कि जब वो महिला यही बात किसी और को समझा पाए, किसी और की मदद कर पाए, प्लस जब उसका अगला बच्चा हो वो समझ पाए कि ये इसको कैसे मैनेज करे। तो जो मार्कर है वो चेंज इम्पैक्ट नहीं है। सो काफी बार ना मुझे यही समझाने में मुश्किल हो जाती है, लोग जो है वो जो आउटपुट मैट्रिक्स है कि हमने इतना सारा चेंज कर लिया, उसको इम्पैक्ट मानते हैं, वो गलत है। वो इम्पैक्ट नहीं है, वो जो चेंज है वो तो हो ही जाता है। एक और तरीका इसको समझने का, अगर आप जैसे कुपोषण पे काम कर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, तो आपकी संस्था के अलावा भी जो, आपकी संस्था, चलो आप काउंसलिंग कर रही है या माँ को, माँ और बच्चे को सपोर्ट कर रही है कुछ प्रोडक्ट देख के, लेकिन माँ का जो है बच्चे के साथ जो रिश्ता है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ चेंज जो है वो आपके अलावा और चीजों से हो सकती हैं। तो इम्पैक्ट जो है इज नॉट एट्रीब्यूटेबल आपको ही, आपकी वजह से ही नहीं, बाकी चीजों से भी हो सकती है। तो इसलिए इम्पैक्ट समझना जरूरी है। आपके काम की वजह से जो बदलाव आता है वो स्पेसिफिकली आपके काम से एट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये बहुत सारी जो चीजें हैं, हम जब सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वो बिहेवियर को लेके होते हैं, कि लोगों के एक दूसरे के इंटरेक्शन से, सामाजिक द लीडरशिप रोल्स दैट दे प्ले, उन चीजों को देखने के लिए, अगर इनको समझना है तभी हम इम्पैक्ट समझ सकें। तो हमारा काम जो होता है, बहुत बार संस्थाओं को ये समझाना है, पूछना होता है। आई वुड नॉट से समझाना, क्योंकि वो जानते हैं वो क्या करते हैं। मेरा काम ज्यादातर यही होता है पूछने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एंड वो अगर आप वो समझ पाओ, एंड वो उस पे अगर आप उंगली रख सको कि ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं या ये बदलाव हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका काम आसान हो जाता है और आप लोगों को समझा भी सकते हैं। तो मोटा मोटा यही है जो मुझे, मेरे अंडरस्टैंडिंग से इम्पैक्ट का जो शब्द, उसका मतलब है। एंड अगर मैं थोड़ा सा और बोलूं इसके बारे में, तो बहुत जी, सारी जो अगर अगर संस्थाएं हैं। अगर आप हाँ। थोड़ा एग्जांपल दे पाए, थोड़ा स्पेसिफिक जी। एग्जांपल सेक्टर को ध्यान में जी। रखते हुए अगर आप दे पाए। हाँ जी। जी। अगर आपको डोनर को कोई बात समझानी है, और आपने जैसे हम्म। बात, अभी आप मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं, जैसे स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, तमिलनाडु वगैरह में, तमिलनाडु कर्नाटका दोनों स्टेट्स में आंगनवाड़ी इको सिस्टम में उन्होंने कोशिश किया कि चलो मिलेट्स, जो जो लोकल ग्रेन्स है उनको, या एंशिएंट ग्रेन्स जिन्हें माना जाता है, उनको वापस इंट्रोड्यूस किया जाए। ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में अगर आप देखो तो खाना राइस या वीट ही है। तो हम्म। माना गया कि भाई नहीं, आप रागी हो, और जवार हो, जो भी हो, बाकी जो ग्रेन्स है वो उनको यूज करना चाहिए। तो इस बारे में जब बात हुई तो सवाल ये उठा कि भाई इसको कैसे हम बताएं कि इस वजह से ही चेंज हो सकता है। हम्म। अब इस जैसे ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है ना, अभी आप रिप्लेस करो, तो बहुत बार, अब कर्नाटका गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेट लेवल ऑर्गेनिक मिलेट्स मिशन हुआ था, काफी साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है। बहुत बड़ा पुशबैक पेरेंट्स की तरफ से हो कि नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये सब खाएं, आप राइस ही दो। सो बहुत हम्म। मुश्किल था उनको ये समझाना कि स्वास्थ्य के मामले में, अगर बच्चे का इम्पैक्ट, बच्चे के स्वास्थ्य को आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं और आप मिलेट के हम्म। थ्रू करना चाहते हैं, तो उसका बदलाव कैसे हो। तो हम्म। जैसे मिशन ने अपनी तरफ से क्या किया, उसको लड्डू बनाए, प्रोडक्ट में चेंजेस, वैरायटी लाई, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को एडिशनली पुश किया, ऐसा नहीं कि उसको रिप्लेस किया। अभी हम्म। आप यही चीज इम्पैक्ट, अभी आप ये चीज समाज को समझाना चाहते हो, आप सोसाइटी में बताना चाहते हो कि
मिलेट के कंजम्पशन से बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो फिर स्टेट ने अपने लेवल पे स्टडी की कि 5 साल दे स्टडीड द पैरामीटर्स की भैया बच्चों में क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले उन्होंने, आई मीन क्लिनिकल स्टडीज हैं ये, काफी सारे मेडिकल लेवल पे स्टडीज होती हैं ये, उन्होंने देखा कि बच्चों के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जिस वजह से बच्चे कम चिड़चिड़ा होते हैं, कम झगड़ा करते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये साइंटिफिकली क्लिनिकली बहुत टेस्टेड या प्रूवन है, बट ऐसी चीजों को समझाना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ये चीज थोड़ी बहुत भी अगर आप समझा पाओ तो पेरेंट्स की तरफ से ही नहीं, बाकी सोसाइटी की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो इम्पैक्ट में ये कंपोनेंट को समझना, अदरवाइज व्हाट हैपन, बहुत ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट ये टेस्टी नहीं है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, तो प्रोडक्ट पे अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं। व्हेन आई से वेस्ट, आई मीन टू मच एनर्जी और स्पेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी में सुधार लाने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत काम संस्थाओं को बहुत पहले लेवल पे, अगर आप सरकार के साथ कर रहे हो और अपने साथ डोनर के साथ किसी के साथ बात कर रहे हो, तो उनको ये बात समझाना और दिखाना प्रूफ के साथ कि छोटे मोटे चीजों से बदलाव कैसे होता है, बच्चे की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। हमने तमिलनाडु में देखा, जैसे मिलेट्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया लड्डू के फॉर्म में, शाम को बच्चों को घर ले जाने के लिए दिया जाता था, इमिडिएटली घर से फिर डिमांड आई कि हम खरीद सकते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी है। तो फिर वो जो संस्था जो एसएचजी वो काम कर रही थी, उनके लिए वो एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गया कि बच्चे तो खा ही रहे हैं, घर में और लोग भी मांग रहे हैं। तो फिर पुश करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। बट इसका जो पहला लेवल है, तो इम्पैक्ट का जो ये बहुत सेंसिटिव जो बात होती है, ये समझाने की और मेहनत करने, स्पेशली ये संस्थाओं को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसको डिफाइन करने के लिए। आई थिंक दैट इज आई वांट टू यूज दैट एग्जांपल। जरूर, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। अ, आपने कुछ कुछ चीजें कवर कर दी, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि संस्थाएं अपने काम में इम्पैक्ट क्यों, किसके लिए और कैसे मापें, मतलब अगर आप उसके बारे में हाँ थोड़ी बात कर पाए, हाँ और बीच में अगर आप एग्जांपल्स भी दे पाए तो हमारे जो साथी हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगा अपने काम के जी दौरान। जी। सो जैसे हमने शुरू किया था ना, अभी अभी इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, अगर आप उसका हिस्ट्री देखो, थोड़ा बहुत मैं बताऊं, अगर 50-60 साल या 70-80 साल पहले देखें, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, यूएन, इनकी तरफ से आया था, उसको हम उस जमाने में रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट या आरबीएम कहते थे। तो वो डोनेशन देते थे, वो ग्रांट देते थे, ग्रांट इन एड आता था, एड यूज टू कम, तो उसका एक तरीके से उसका अकाउंटेबिलिटी मेजर होता था कि भाई आपने यूज किया क्या, आपने किस चीज के लिए किया। जैसे मलेरिया था उस टाइम पे, या फिर HIV एड्स का जो काम होता था अफ्रीका में, वो सब बहुत टारगेट ओरिएंटेड। तो बेसिकली द आइडिया वाज कि आप रिजल्ट्स दिखाओ, आपने किया है कि नहीं, उसका अकाउंटेबिलिटी, ये चीज समझाना जरूरी था। जी। उस माध्यम से ये बात है। सो रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट में रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था आउटपुट। तो अगर हमने बोला मलेरिया, एक जगह पे मलेरिया है, हमने कैंपेन रन किया मलेरिया प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, तो मलेरिया प्रिवेंशन हो गया, तो इसका मतलब अगले साल का इंसिडेंस कम हुआ, तो आउटपुट है वो। तो आपने दिया मेडिसिन, आपने किया स्प्रे, आपने लोगों को वर्कशॉप्स कराए, और उसकी वजह से अगले साल का इंसिडेंस कम हुआ। तो ये तो ठीक थी बात, बट उसका मूल कारण क्या था, उसका मूल कारण समझने की कोशिश नहीं की गई। तो क्या हुआ, जैसे एक लोकेशन में अफ्रीका में, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ये इवेंट तो हो गया, तो अगले साल तो रिडक्शन हुआ, बट 2 साल के बाद फिर मलेरिया। तो ऐसा लगा कि यार बार बार, मतलब एक बार हो गया तो बात सुलझ जानी चाहिए, बार बार उसको क्यों रिपीट किया जाए। जी। तो एक चीज जो समझ में आई उस टाइम पे, कि जो हम जिस अप्रोच से जाते हैं, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट हम्म। का जो अप्रोच है, जिसको हम लॉजिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसमें हम्म। हम इनपुट कि हमने क्या काम किया, उसको हम चेंज में क्या मापते हैं, उसकी वजह से क्या इमीडिएट चेंज जो हमें दिखाई देता है, बदलाव नहीं, जो हमें दिखाई देता है वो जो है, उसको हम आउटपुट मानते हैं। तो जब इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण ज्यादा हुआ, तो समझ में आया कि बेसिकली मूल रूप से उन जगहों पे पानी जो जमा हो जाती है, वो उसकी साफ सफाई के बारे में लोगों की समझ नहीं है, हम्म। या फिर वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम बोलते लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लोगों को तो समझ में आ गया कि भाई पानी में मच्छर है, इस वजह से प्रॉब्लम है, ये सीजनल हम्म। है। जैसे आप देखो मलेरिया है या मस्कीटो का जो ब्रीडिंग होता है वो सीजनल होता है, उसको पता हम्म। रहता है, एंड जो लोकल कम्युनिटीज है वो अच्छी तरह जानती हैं। हम्म। बट उनको ये लगा नहीं कि उनका काम है ये करना, ये स्टेट का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो हम्म। बार बार ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ। तो फिर लगा कि भाई हम फिर फंडिंग कर रहे हैं इसी चीज के लिए, तो देयर शुड बी समथिंग जो मूल रूप से चेंज हो पाए। अब मूल रूप से कोई क्यों इस मकसद को, इस इश्यू को क्यों कोई डील करना चाहता है। हम्म। एक तो मलेरिया की वजह से, जैसे अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल मैट्रिक्स जो आगे से आया, एक तो था कि मलेरिया इंसिडेंस उन्होंने पहले मेजर किया रिजल्ट्स में। फिर पता हम्म। चला भाई मलेरिया की वजह से आपका जो हेल्थ में लॉस है, तो आपका प्रोडक्टिविटी लॉस है। आप
आपने मेडिसिन खाया, आपकी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन आप जो मजदूरी कर रहे थे उसको करने के लिए अभी 8 घंटे कर रहे थे, अभी 5 ही घंटे कर पाए, मतलब आप में एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो कम हो हम्म गया। सो दे ऑल्सो रियलाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि ये मेजर करना जरूरी नहीं है कि भाई मलेरिया का इंसिडेंस है कि नहीं, बट उसकी वजह से जो लोगों के शरीर के शक्ति में, काम में कमी आ रही है, उसको भी तो मेजर करना है। हम्म या उनके पोषण के बारे में मेजर करना है। तो इसकी वजह से आगे एक लेवल और असेसमेंट्स में बात आने लगी कि भाई ठीक है, हम आउटकम्स भी मेजर करते हैं। हम्म आउटकम मतलब जो काम हम कर रहे हैं, चलो हमने ये सब तो कर दिया, हमने ये लैंड फिल कर दिया, यहाँ स्प्रे कर दिया, उस वजह से इंसिडेंस तो कम हुआ, बट आर पीपल रिपोर्टिंग बेटर हेल्थ, मतलब हेल्थ आउटकम इंप्रूव हुआ है कि नहीं, जी है ना। तो ये चीज मेजर करने का नेक्स्ट लेवल, इस बात पे आउटकम्स मेजरमेंट हो। तो जी संस्थाएं जो हैं, जब वो काम शुरू करती हैं, तो ज्यादातर आई मीन इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली, वो आउटकम्स के लिए ही काम शुरू करते हैं कि मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे गरीबी कम देखना है, या मुझे महिलाओं के हम्म, हाथ में ज्यादा पैसा देना है, या फिर जी बच्चों का हेल्थ इंप्रूव करना है, तो उनका गोल आउटकम होता है। लेकिन जब वो काम करना शुरू करते हैं, तो वो एक्टिविटी इनपुट और आउटपुट के बीच में फंस जाते हैं कि भाई हम्म हाँ क्यों, क्योंकि अभी जैसे डोनर है या किसी को रिपोर्ट करना है, तो हाँ हमने ये इतना मीटिंग करा लिया। अगर आप विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करें, तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक्स देखे हैं जो मुझे बहुत काफी काफी बार लगते हैं कि आई डोंट नो व्हाट दे मीन, राइट। कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितनी हम्म महिलाएं आई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण हम्म चीजें हैं। बट इसके बाद होगा क्या, इतने लोग हम्म आए, उसके बाद कुछ हुआ? आके तो चली गई, तो आपने अटेंडेंस को रिपोर्ट कर दिया कि भाई ग्रांट आया था, हमने तो इतने मीटिंग करा दिए, बट अब चेंज कैसे देखा जाए? ऐसा हम्म कैसे पता चले कि कुपोषण में कमी हो? या फिर तो जो बिहेवियर चेंज है, तो जो महिला है, वो घर जाके खाने में, अपने खाने में, अपने बच्चे के खाने में और बाकी लोगों के खाने में क्या चेंज कर पाती हैं, जी उसको ट्रैक करना जरूरी है। तो कंसिस्टेंट चेंज को ट्रैक करने की जो बात आई, तब आई थिंक ये सेक्टर में ही पिछले 20 सालों में हमने डिस्कशन शुरू किया था कि भाई चेंज, अगर बदलाव हम देखना चाहते हैं, तो हमको थोड़ा और कंसिस्टेंटली इसको रिकॉर्ड करना है। एंड रिकॉर्ड करने के तरीके हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके भी आते हैं, बट लोगों में जो इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली पीपल हु आर वर्किंग इन द सेक्टर, उनको, उनके लिए ये हम्म समझना ज्यादा जरूरी है कि भाई हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, और हम इसको हम्म किसी को समझा कैसे सकते हैं। एंड हम्म इस सिलसिले में जो बात है, इसी को हम वो बेसिकली लॉजिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। लॉजिकल फ्रेमवर्क जो आजकल बनता है, सब लोग बनाते हैं, और थ्योरी ऑफ चेंज एक दूसरी, आई हम्म मीन आगे जाके सेशंस में आप इनके बारे में सुनेंगे। बट ये सब चीजें करना जरूरी है। हम्म कब करना चाहिए, एक और बहुत प्रमुख सवाल ये होता है कि कब से ये काम कब शुरू करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में, आप जब से काम शुरू करें तब से कर सकते हैं। इम्पैक्ट के बारे में सोचना और उसके बारे में समझना और उसके बारे में लिखना, ये फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाउंडर या जो सीनियर लीडरशिप टीम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पहले डिफाइन करना कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। एंड ये कोई भी स्टेज पे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले करके निकलना चाहिए बाद में जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं जो जानते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो। कुछ कुछ हम्म चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जब लोग आते हैं मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन का काम कराने, तो उनको ऐसा काफी बार ये सवाल आता है ना, हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, बजट को लेके कि भाई पैसा ही नहीं है तो क्या मेजर करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी चीजें तो आप खुद ही मेजर कर सकते हो, मतलब आप खुद ही रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे फाउंडर्स हैं, कि कभी कभी मैं बात करती हूँ तो बोलते हैं, आई मुझे बहुत अच्छी तरह बोलते हैं कि मुझे लगता है अब चेंज हो रहा है, आई कैन सेंस द चेंज, ऐसा मुझे बोलते हैं। तो आपका जो सेंस है उसको हम कुछ क्वांटिफाई कर सकते हैं, कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, तो वहां से शुरुआत हो सकती है। तो आई थिंक संस्थाओं में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से पहले या इम्पैक्ट असेसमेंट से पहले, द कल्चर ऑफ डेटा, जिसके बारे में आप आगे सेशंस में बात करेंगे, द डेटा के बारे में कि भाई डेटा है, आपने कुछ कलेक्ट किया है क्या, उसको लेके हम बैठे क्या। तो अगर आपकी टीम ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, भले भले 5 इंटरव्यूज किए, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर, हम लोग सब साथ में बैठ के उसको देखते हैं उसकी लोगों ने क्या कहा है। जैसे अभी कोई स्किलिंग प्रोग्राम है, आपने एक प्रोग्राम कराया, तो प्रोग्राम में फीडबैक आता है, आई एंजॉयड इट, दिस दैट, तो बहुत अच्छा फीडबैक होता है। तो काफी बार डोनर को फीडबैक जाता है कि बहुत अच्छा अटेंडेंस था प्रोग्राम में। लेकिन स्किलिंग प्रोग्राम का आउटकम या फिर उसका इम्पैक्ट इज नॉट द प्लेजर ऑफ द प्रोग्राम, राइट। प्रोग्राम में मजा आए इस वजह से नहीं प्रोग्राम रन किया जा रहा है, प्रोग्राम की वजह से लोगों के आमदनी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट, ये जानना जरूरी है। हम्म अब ये जानने के लिए आप प्रोग्राम के एंड में पूछोगे तो मैं पता मैं तो मैं चलेगा। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जी बोलिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं बस ये भी समझना चाह रहा था कि सेक्टर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत जी संस्थाएं काम करती हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं जी। या मीडियम लेवल की। क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट मापना चाहिए?
हाँ, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि आप जो भी आपका लेवल जो भी हो, आप हम्म 1 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, 50 साल से आप काम कर रहे हो, आपका हम्म नया प्रोग्राम है, जॉइंट प्रोग्राम है, नए प्रोग्राम से पहले, तो इम्पैक्ट असेसमेंट का एक स्पेक्ट्रम होता है, हम्म टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो है। सो नीड्स असेसमेंट से लेके फाइनल इवैल्यूएशन तक उसका एक स्पेक्ट्रम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम शुरू करने से पहले ही असेसमेंट करते हो, दैट इज अ नीड्स असेसमेंट। आप हम्म जिस आप जिस हेतु से वहां गए हो और जिस इंटेंशन से आप इंटरवेंशन करना चाहते हो वो होने वाला है कि नहीं, उसका वैल्यू है कि नहीं, उसको हम नीड्स हम्म असेसमेंट बोलते हैं। वो भी हम्म इम्पैक्ट के स्पेक्ट्रम में सबसे पहला काम है। फिर हम पायलट टेस्ट करते हैं। चलो आपको पता नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक कम्युनिटी लेके थोड़ा सा पायलट कर लेते हो। पायलट करते हो, आप टेक्स्ट करते हो, कुछ कस्टमर्स बुलाते हो, उनके साथ थोड़ा बैठते हो, पायलट के देखते हो। बारे में बताएंगे, अगर हमारी ऑडियंस कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि पायलट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता हाँ, तो सकें तो। पायलट है जैसे अगर आपके पास आइडिया है, कुछ आप टेस्ट करना चाहते हो, बट आप 100% श्योर नहीं हो ये इसी कम्युनिटी में वर्क करेगा, तो आप पहले कम्युनिटी के साथ बैठते हो पार्टिसिपेटरी अप्रेजल में, और उनको बताते हो कि भाई हम ये चेंज लाए। जैसे अगर महिलाओं के लिए आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हम्म आप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ महिलाओं को सिलेक्ट करते हो वो प्रोडक्ट पहले ट्राई करने के लिए, अगर आप क्लॉथ यूज करना चाहते हो या यू वांट टीच दैट पर्पस, या फिर कुछ बनाने की चीज। तो वो पायलट जो है वो आपका मौका है। वो भी इम्पैक्ट असेसमेंट स्पेक्ट्रम में एक चीज है जो आपको समझ में आ जाता है, फीडबैक आता है, ये यूजफुल है, स्कूल में नहीं पॉसिबल है, पानी की जरूरत है, ट्रैवलिंग करते, सो यू गेट फीडबैक एंड उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को चेंज करते हो। तो पायलट इज वेरी सिमिलर टू एक्सपेरिमेंट आप जो कर रहे हो। तो हम्म इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको भी इम्पैक्ट असेसमेंट ही बोलते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम में पायलट करना भी। क्यों? पायलट करने के बाद आप किसी के पास जा सकते हो बोल के कि हमने 50 कस्टमर से बात किया है, उनके साथ 6 महीने काम किया है। जैसे एग्रीकल्चर में बहुत ही होता है, जैसे खेती के काम में बहुत सारे पायलट्स होते हैं, तो आप पायलट कर सकते हो। तीसरी बात जो है, तीसरी बात अगर मैं समझाऊं, तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि फीडबैक क्या हम्म है, हम्म बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट पे, सब खुश हैं। मैं आपको बताती हूँ, खेती के मामले में ही सैटेलाइट डेटा जो है आजकल बहुत ज्यादा, जो इलॉन मस्क का सैटेलाइट डेटा है, इसको लेके काफी फ्री अवेलेबल डेटा है। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, वो काम करते हैं इस पे। हम्म एंड वो क्या काम करते हैं, वो इस डेटा को लेके फार्मर को एसएमएस कर देते हैं कि भाई आपका ये जो क्रॉप है, ये लोकेशन है। 3 महीने तक वो फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं या जो भी है, सॉइल क्वालिटी को लेके। तो जब मेरे 2-3 संस्थाएं हैं जिनको हमने सपोर्ट किया था बैंगलोर में, तो एक बार बात हुआ कि भाई आपको कैसे पता कि फार्मर यूज कर रहा है, तो उनके हम्म हिसाब से उनका वो इंफॉर्मेशन देना इनफ है। हमने तो भेज दिया तो हमारा काम खत्म, अब फार्मर यूज नहीं कर पा रहा। तो जब हमने उनको भेजा कि भाई आप जाके फार्मर को पूछ के आओ कि भाई क्या है, वो यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो एक फाउंडर की तरफ से मुझे, आईआईटीएन फाउंडर थे, उन्होंने बताया कि फार्मर स्मार्ट लोग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनको समझ में नहीं आता। तो मेरा इमीडिएट सवाल ये था कि भाई फिर आप डेटा ये जनरेट करके किसके लिए कर रहे हो? अगर जिसके यूज के लिए कर रहे हो उसको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपको वो फीडबैक दे रहा है कि मेरे हम्म को इससे फायदा नहीं हो रहा है, आप जो भेज रहे हो। सो पायलट के बाद जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हम जो टेस्ट करते हैं, ये चीजें क्यों टेस्ट करते हैं, ये अगर हम टेस्ट कर सकते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि भाई अच्छा अभी मैं प्रोडक्ट को चेंज करूं कि नहीं, है ना। तो वो एक हम्म चीज है, इसको हम कंकरेंट इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो अगर बेसिकली आपका दो थोड़ा तीन साल रिफ्लेक्शन भी हो गया उनके लिए, खुद के लिए भी होगा कि हम खुद उनकी भी। खुद के लिए, बिकॉज हाँ हम्म आप किसी को रिपोर्ट तो भेज दोगे, लेकिन आपको पता हम्म है कि भाई आपका, जैसे अगर आपका सेंस है, तो हम इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं इवैल्यूएशन हम्म में। इसमें आप अगर आप 2-3 साल का काम करो तो आप 2-3 साल तक वेट नहीं करते इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, हम्म क्योंकि आपका सवाल ये भी था ना कि संस्थाएं कब करें, या फिर हम्म छोटी संस्थाएं करें, बड़ी संस्थाएं करें। तो हम्म आप जब शुरू करो तब आपको बीच में एटलीस्ट 3 महीने में एक बार, हम बोलते हैं कि आपको ऑन द ग्राउंड जाके एक स्मॉल स्टडी तो कर लेनी चाहिए किसी भी हम्म तरीके से। तो आपको सेंस तो हो जाए कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं। जैसे अगर हम्म आपकी तबीयत खराब है तो आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, तो फ्रीक्वेंटली हम्म कराओगे, ऐसा नहीं कि एक बार करा दिया फिर 1 साल बाद। आप जी एवरी 3 मंथ्स आपको डॉक्टर रिपीट कराते हैं, क्यों? क्योंकि वो पैटर्न देखते हैं कि भाई आपका हम्म इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, कि और कुछ चेक करना है। तो हम्म सिमिलरली संस्थाएं जो है वो छोटा मोटा स्मॉल असेसमेंट्स कर पाएंगे। फिर हम्म होता है हमारा जो एंडलाइन इवैल्यूएशन प्रोग्राम खत्म होने के बाद। एंड फिर जो सबसे बड़ा होता है इम्पैक्ट असेसमेंट, जो डिस्टेंस फ्रॉम प्रोग्राम, अगर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया 1-2 साल के बाद, 1 साल गैप के बाद हम रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इवेल्युएट करते हैं। हम्म सीजन, तो इम्पैक्ट असेसमेंट जिस चीज को बोलते हैं, उस स्पेक्ट्रम में इतनी सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाना चाहिए। एंड हम्म संस्थाएं जो है, एक और चीज मैं बोल दूं, संस्थाएं जो है उनको जब वो काम करते हैं, स्पेशली इम्पैक्ट पे जब वो काम करना चाहती हैं, थोड़ी बहुत तो फाउंडर्स अपने आप और अपने डेटा टीम के साथ मिलके कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको थर्ड पार्टी असेसमेंट करना जरूरी है। हम्म आप थर्ड पार्टी असेसमेंट तब करोगे जब आपको डोनर ने बताया है कि अगले साल के ग्रांट रिन्यूअल के लिए आपको थर्ड पार्टी असेसमेंट करना है।
थर्ड पार्टी असेसमेंट करने से पहले भी अगर आपने अंदर से अंदरूनी तरीके से किए हो असेसमेंट तो बहुत वैलिड होते हैं। तो मैं बहुत लोगों को जिनको एडवाइस करती हूँ बोलती हूँ पहले आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत शुरू कीजिए। ऐसा हम्म नहीं कि पैसा नहीं है इसलिए हम कर ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी करना जरूरी है। हम्म। थैंक यू स्टॉप अर्चना जी, इंद्र जी, बहुत नहीं तो अच्छा। लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई की समझ। एक सवाल जो मैं बस आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ आपके साथ। जी संस्था में काम तो होता है, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट है ये कैसे जाने, और उसके बेसिक नियम क्या होते हैं, अगर उसके बारे में अगर आप बता सकें कि मतलब काम तो जी कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट है क्या, वो कैसे जाने। जी। तो एक तो है कि काफी सारे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स हैं। अभी तो हम सेक्टर में भी काफी सोफिस्टिकेटेड है, मतलब अगर 25-30 साल पहले बोलो तो एक दो ही फ्रेमवर्क्स हैं, अभी बहुत सारे। जैसे अगर आप क्लाइमेट को लो, लाइवलीहुड को लो, तो हर चीज के लिए सेक्टर के हिसाब से फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसने दिया है? जो बड़ी संस्थाएं यूज करती हैं। हमारे लिए देश में स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ही बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे अगर आप हम्म। देखो तो नीति आयोग के फ्रेमवर्क हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने फ्रेमवर्क, गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, तो आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क मिल जाते हैं, प्लस एसडीजी जो आपके इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं बट ये वो मिल फ्रेमवर्क जाते हैं। कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, अगर आप उसके बारे ऑनलाइन में। आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है सारे। जो आप जिस सेक्टर में काम करते हो, जैसे लाइवलीहुड में काम कर सकते हो तो उसके हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, है ना। तो वो जो उसका ढूंढने का कुछ तरीका है अर्चना जी, अगर आप उसको बता सिंपल सकें। लाइवलीहुड का सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क है, तो आप अच्छा। ढूंढ सकते हो। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम्म वन वन स्टॉप शॉप हम्म। है, या फिर बहुत सारे सेशंस होते हैं, लोग पढ़ाते भी हैं तो आप सुन जी। सकते हो। बट जनरली थोड़ा बहुत ढूंढने से आजकल की जो आई मीन या जो यंगस्टर्स है वो ढूंढ पाएंगे। सेकंड, ओके। ये फ्रेमवर्क जो पब्लिकली अवेलेबल फ्रेमवर्क है, ये सब फ्रीली डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स हैं, आप अच्छा। उठा के देख सकते हो। तो अगर आप शुरू कर रहे हो, जैसे अगर आप विमेन्स हम्म एम्पावरमेंट में काम करो, तो 10-15 फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें से आप कौन सा उठाएं ये तो बहुत दूर की बात है, पहले आप पढ़ तो लीजिए कि क्या है उसमें से। आपको हम्म लगेगा अरे अच्छा ये जो है ये मेरे काम को साझा करता है, वेरी सिमिलर टू व्हाट आई डू, तो मैं इससे पढ़ लूं, तो वो मैं हम्म उठा सकती हूँ। आई कैन पिक अप दैट, राइट। तो सबसे पहले बेसिक नियम है कि जो एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क्स हैं, जो ऑलरेडी लोग यूज करें, उसी को उठाइए, अपने तरफ से नया मत बनाइए। तो एक तो आपने बोला, चलो ठीक है, जैसे हम GEW करके एक फ्रेमवर्क है, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क है। मैं ज्यादातर वही यूज करती हूँ, उसका फ्रेमवर्क UN वुमेन ने दिया हुआ है, पब्लिकली अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर लो, आपका जो काम है आप उसको उसके माध्यम से असेस कर लो, यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क। सो दैट इज बट वन रूल। अर्चना जी, वो आपके लिए इजी है क्योंकि आप वो सारी चीजें समझते हैं, लेकिन कोई झारखंड में किसी एक जिला में काम करने वाली, किसी ब्लॉक में काम करने वाली संस्था है, उनके लिए ये सारी चीजें थोड़ी ऊपर वाली चीजें हैं, मुश्किल है। आप उनके हाँ, लिए तो आई कैसे थिंक बताएंगे। दिस इज वे सम एक्सपर्टीज कम्स। तो एक तो मैंने जैसे कहा थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे शुरुआती अभी ये बहुत स्टेप्स सारे क्या। कोर्सेज। हाँ। हाँ, हम्म अब बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, हम भी हम्म मतलब हमारी संस्थाओं की तरफ से भी हम चलाते हैं, जैसे सोशल ऑडिट नेटवर्क है। जी। हम रीजनल प्लेसेस में लोकल लैंग्वेज में चलाते हैं कोर्सेज, जो हम्म बेसिक चीजें समझ में आ जाए, राइट, इनपुट आउटपुट वो उतनी चीजें समझ में आ जाए। फ्रेमवर्क वन, राइट। सेकंड, अभी जो है बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं। अभी जैसे अगर आपके हम्म पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना चाहते, आपका खुद का M&D टीम नहीं है। जैसे मेरा जो काम है, बहुत ज्यादातर हम टीम भी बिल्ड करते हैं, जाके संस्थाओं के लिए M&D टीम्स बिल्ड करते हैं। चलो वो तो बहुत बड़ी संस्था है, आप छोटी संस्था हो, तो अगर आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो, जो थोड़ी बहुत, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन अफोर्ड। तो कौन है ये लोग? जैसे अगर आप, ये रिसर्चर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे होंगे सोशल सेक्टर में, ऐसे डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम करते हैं, रिसर्चर्स होते होंगे, तो ये लोग जो है काफी बार प्रो बोनो भी कर देते हैं कि भैया आके थोड़ा बहुत। तो आपकी संस्था में आपको एक चैंपियन चुनना पड़ेगा अगर आप खुद बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई जो ये इस पर्सन से इंटरेक्ट करके सीख सके। तो हम्म नॉलेज जो है इस माध्यम से जैसे करना, जैसे अभी हिंदी में है, या फिर हम्म लोकल लैंग्वेज, हम तो तमिळ में भी करते हैं, तो हम्म लोकल लैंग्वेज में भी समझाने के लिए लोग हैं। थोड़ी हम्म बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, है ना, जी जी। जाके नेटवर्क्स हैं। जैसे हम्म सत्वा का इंडिया पार्टनर नेटवर्क है। इंडिया हम्म पार्टनर नेटवर्क अगर आप डाउनलोड करो, आप चेक करो, तो बहुत सारे आपको रीजनल लोग भी मिल जाएंगे, जैसे आप हम्म झारखंड में हो, बंगाल में हो, हम्म उस हम्म लैंग्वेज स्पीकिंग आपको कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। दैट्स वन हम्म वे टू लर्न, राइट, थोड़ा हम्म बहुत। आई वुड से इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग इट इज 100% पॉसिबल कि सब कुछ आपको उसी में समझ में आ जाए, जी। बट समझना जरूरी है हम्म। संस्थाओं के लिए। तीसरी चीज जो बेसिक आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस पे मैं आई वी कैन स्टॉप विद दैट पॉइंट, इज डेट। आप इम्पैक्ट असेसमेंट तो तब करो कि आपके पास डेटा हो, है ना। तो अब कोई संस्था आएगी तो वो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने तो बैठेगी नहीं, तो आपको हम्म पूछेंगे कि आप अपना रजिस्टर निकालो। तो हम्म एक तो चीज संस्थाओं को बिगिनिंग से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपने अपने लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनली कितना डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, क्या डेटा हम हम्म कलेक्ट करके रख सकते हैं।
सो ये चीजें जो इसका जो प्रैक्टिस है, सो आई थिंक डेटा का जो कल्चर है या मॉनिटरिंग का जो कल्चर है, और वो डेटा को लेके साथ में बैठ के बात करना एक दूसरे से कि भाई इसका मतलब क्या है, इससे क्या सीखा हमने, हम्म। अगर ये चीज हम प्रैक्टिस कर पाए लोगों के साथ, सो आई थिंक दैट वो एक फंडामेंटल चीज है जो मुझे लगता है काफी बार हम देखते नहीं है संस्थाओं में। एंड इसके लिए फाउंडर्स या जो स्मॉलर फाउंडर्स, यंगर फाउंडर्स हैं, या फिर इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, या आपने एक मीटिंग बुलाई है, फोकस ग्रुप कराया है, उसका डेटा कैसे डॉक्यूमेंट हुआ है, कि भाई हम्म। किसी ने आके जस्ट 5 पॉइंट्स लिखे हैं या उसको समराइज किया, फिर हमने बैठ के उसको डिस्कस किया है। एंड हम्म। द लास्ट थिंग इज लाइक अगर आप ये कल्चर बिल्ड कर रहे हो, तो एक और चीज जो कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम्म। मुझे लगता है सेक्टर में हम काफी बार भूल जाते हैं, कि ये जो चीज हम सीख रहे हैं, जो हम कम्युनिटीज की बातें सीख रहे हैं, वो कम्युनिटी के सामने भी प्रेजेंट किया जाए। तो आपने जैसे सवाल पूछा, इम्पैक्ट हो कैसे पता चले, तो हम्म। बहुत बार हम बोलते हैं जैसे ही आप ये अपनी बात, आपने जो काम किया, आप कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के लिए काम करो, उनको बिठा के आप समझाओ, तो उनसे बहुत क्रिटिकल फीडबैक आता है, नहीं नहीं हमने तो ये नहीं कहा था, एंड देन यू कैन चेंज योर आउटकम्स अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला फीडबैक बिफोर डोनर, बिफोर गवर्नमेंट्स एंड ऑल दैट, आपका कम्युनिटी आपको देगा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करवा पाओ कि भाई हम्म। हमने लिखा है रिपोर्ट, हमने स्टडी की है, हम आपको सुनाना चाहते हैं हमने जो किया है, हम्म। वो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ फीडबैक है। तो वो अगर वो इम्पैक्ट, उसमें वो इम्पैक्ट मानते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये सब हुआ है, आपने जो कहा हुआ है, तो आई थिंक 70% ऑफ द जॉब इज डन, लाइक यू सक्सीडेड। तो आई थिंक दीज आर द 3-4 बेसिक, मतलब मूल जो सिद्धांत है ये काम करने के लिए, आई वुड प्रेजेंट देम लाइक दैट। थैंक यू सो मच अर्चना जी। मेरे सवाल भी खत्म हो गए और हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। जी थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे से और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमारे साथियों को बताया। जी तो इस तरह से आज हमने बेसिकली इस लाइव में समझा, इस टॉपिक में समझा कि इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में बेसिक चीजें हमने समझी। अगले टॉपिक, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, अगले बुधवार को हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट मापते समय आपको किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर सत्वा संस्था से हमारे साथ इम्पाना होंगी जो इसके बारे में बात करेंगी। आप सभी साथी हमारे साथ इस लाइव में जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आगे भी जो हमारे लाइव होंगे उसमें भी आप जरूर जुड़िएगा, और हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में अगर सवाल भी अगर हम ले पाएं तो वो भी हम जरूर करेंगे। और अगर कोई आपके सवाल हों तो आप hindi@idronline.org पर हमें जरूर लिख सकते हैं।